फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर से कुछ मिथ्स के बारे में बताने आया हूँ जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ डाल देते हैं, लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। आज मैं उन कुछ और नए मिथ्स के बारे में बताऊँगा और एक्चुअल में क्या फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको लगातार दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं, वो बिना दवाइयों के आप रह नहीं सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसप्लांटेड हेयर की रूट्स बहुत मजबूत होती है, रूट्स सेफ जोन से ली जाती है और उसको जब हम रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम मेडिसिन्स का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। हाँ, यदि आपके पुराने बाल भी हैं, यदि पुराने बालों को रोकना है हमको, तो उसके लिए हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी। पर ट्रांसप्लांटेड वाले बालों के लिए एक टाइम के बाद ज़्यादा मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। दूसरा एक मिथ है कि डोनर एरिया से अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स निकल सकते हैं। तो अनलिमिटेड कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि हम बाल को निकालते रहेंगे और बाल निकलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो हर एरिया की, हर पेशेंट की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो हम एक बार पहले चूज़ करते हैं कि अच्छा कितना पेशेंट का रेसिपिएंट एरिया की डिमांड कितनी है, उसका डोनर एरिया में डेंसिटी कितनी है। इसके बाद हम पेशेंट को एश्योर करते हैं कि इतने ग्राफ्ट्स आपके में सेफली निकल सकते हैं, इतनी हम डेंसिटी दे सकते हैं, इतना एरिया कवर हो सकता है। सो अनलिमिटेड नाम की एक्चुअली कोई चीज़ नहीं होती है। यदि किसी के पेशेंट के स्कैल्प में, डोनर एरिया में बाल कम है, तो हम उसकी बियर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके चेस्ट हेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें बूस्टेड एफी मेथड से सबसे अच्छे से की जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि अनलिमिटेड जैसी चीज़ नहीं होती है। हमेशा हम एक काउंटिंग हमेशा रहती है कि कितने ग्राफ्ट्स पेशेंट को रिक्वायर्ड है और कितने लगा सकते हैं। तो जब भी आप कभी हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाएँ तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान रखें कि एक काउंटिंग वाला हमेशा सामने आए कि कितने ग्राफ्ट्स पेशेंट को रिक्वायर्ड हैं, कितने लग रहे हैं, कितने लगने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से पता करनी चाहिए। एक तीसरा पॉइंट कि कई लोग पूछते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद इमीडिएटली पूरा सर कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब हम रूट्स को निकालते हैं यहाँ से और उसको रेसिपिएंट एरिया में लगाते हैं तो रूट्स को पहले ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई मिलनी शुरू होती है, रूट नया बाल बनाना शुरू करती है और नया बाल जब तक बाहर निकल के आता, अपीयरेंस देता है, इसमें करीब 3 महीने का ही वेटिंग टाइम लगता है। तो ट्रांसप्लांट के बाद रिज़ल्ट स्टार्ट होने में 3 महीने का टाइम लगता है और जो फुल रिजल्ट्स आते हैं वो 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ, डिपेंड्स ऑन कि आपकी हेयर की ग्रोथ कितनी फास्ट है, उस पर डिपेंड करता है। जनरली हम लोग पेशेंट्स को कहते हैं कि आप 10 महीने से 1.5 साल तक का वेट कीजिए, जिसमें कि आपके बालों की डेंसिटी, उनकी थिकनेस प्रॉपर हो जाएगी जैसी उनकी डोनर एरिया पे थी। सो कभी भी ट्रांसप्लांट से इमीडिएट रिजल्ट नहीं आ सकता। ट्रांसप्लांट में हमेशा एक वेटिंग पीरियड रहता है। ऑन एन एवरेज यदि आपको चाहिए तो आप ये मान के चलिए कि 10 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम एक नॉर्मल वेटिंग पीरियड है। 1.5 साल तक का ये टाइम किसी पेशेंट में हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि किस समय हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए, मतलब कि गर्मियों का मौसम अच्छा रहेगा या बरसात का मौसम अच्छा रहेगा या सर्दियों में ही हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो आजकल सारी चीज़ें ना बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं पहले से। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट से किया जा रहा है। आजकल डोनर एरिया में ज़्यादा जख्म भी नहीं होते हैं, रेसिपिएंट एरिया में भी ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। तो आज के टाइम में आप किसी भी वेदर में कराइए, चाहे आप गर्मियों में कराइए, चाहे आप सर्दियों में कराएं, चाहे बरसात में कराएं, रिजल्ट्स आपके लगभग सेम ही आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वेदर का हेयर ट्रांसप्लांट के आउटकम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये हर वेदर में पेशेंट्स का नॉर्मल रिजल्ट्स ही आते हैं। कुछ पेशेंट्स का ये भी पूछना रहता है कि हम किस समय हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, मतलब कि हम अभी थोड़े बहुत गंजे हुए हैं तो क्या हमें रुकना चाहिए कि हम पूरे गंजे हो जाएं, या हमें इनिशियल स्टेज में ही हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो इसमें थोड़ी सी कुछ अलग अलग लोगों के अलग अलग इसमें राय हो सकती है। मैं भी इसमें पेशेंट्स को दो चीज़ें हमेशा बताता हूँ कि एक तो है कि आपका काम क्या है, आपको कैसा लुक चाहिए। मान लीजिए आपका मॉडलिंग वर्क है, आप 25 साल के हैं और आपको हेयर लाइन थोड़ी सी यंग वाली चाहिए, तो आपको शायद थोड़े से भी यदि आपका हेयर लाइन पीछे जाती है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना जब पड़े। एक दूसरा आता है कि आप अभी ऐसा कोई आपका मॉडलिंग वर्क नहीं है और आप थोड़े टाइम मेडिसिन से मेंटेन कर सकते हैं, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि यदि इनिशियल स्टेज है तो आप थोड़ा मेडिसिन लगाते रहिए, थोड़े टाइम तक आप वेट कीजिए और जब तक कि वो इतना ना हो जाए कि हम 2000 या 3000 ग्राफ्ट लगा सकें। तो ये एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है। इसमें पेशेंट डिसाइड करता है जनरली कि उसका वर्क कैसा है, उसको कैसा लुक चाहिए। इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट कब करना है। एक बहुत ही गंभीर प्रश्न लोग कई बार पूछते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत लोग डेथ हो जाती है, लोग
दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे एक मेडिकल प्रोसीजर है, पर हेयर ट्रांसप्लांट वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर है। यदि सही से किया जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट में इस तरह के रिस्क लगभग ना के बराबर हैं। तो उसके लिए आपको, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, कि आपको डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफाइड डॉक्टर, उसका सेंटर कैसा है, सर्जरीज़ कितनी हो रही हैं, टीम कैसी है, टीम क्या रिस्क की सर्जरीज़ कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार पता करनी चाहिए। और इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में अब तक बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि किसी पेशेंट की डेथ हो गई हो, वो दुनिया छोड़ के चले गए हो, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ मिथ्स के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड भ्रांतियों के बारे में बताया। आगे वाले वीडियो में भी मैं आपको और पॉइंट्स के बारे में क्लियर करूँगा। हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की अपडेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।